Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. As you know, we have already covered 19 video of the political science question. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. I have created playlist of the economics, history, political science, geography, environment and ecology. Means I have prepared all the UPSC test series over there. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus, especially UPSC and the all state PCSC examination. And friends, you can utilize this test series also in your group C examination. That will definitely boost your confidence regarding each and every exam in the India itself. ओके फ्रेंड्स, 91 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में रहेगा. विद रेफरेंस टू द डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो डाटा गवर्नेंस जो डाटा दिया है, गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स मतलब कैसा गवर्नेंस चल रहा है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सर्वे कंडक्टेड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जाता है. सेकंड है, इट असेसिस द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्कीम बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज. जो बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं उनके द्वारा जो परफॉर्मेंस क्या की गई है, उनकी जो परफॉर्मेंस को असेस करता है क्या. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. आप अपना आंसर मार्क कीजिए, जिससे क्या होगा, आप अटेम्प्ट करोगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन बी है. सबसे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड अमंग्स द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स विद ए स्कोर ऑफ द 4.11 ऑन ए स्केल ऑफ द 5 ऑन द डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स. मतलब डाटा गवर्नेंस में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है जिसकी रैंक सेकंड दी गई है, 16 मिनिस्ट्री में से सेकंड है और इसका 4.11 स्कोर है 5 में से. द सर्वे इज कंडक्टेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस नीति आयोग. तो जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग है, डेवलपमेंट कितना हुआ या एवेल्युएट करता है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसको नीति आयोग के अंदर एक ऑफिस है वो ये सर्वे कंडक्ट करता है. और it is assess different ministry departments performance on the implementation of the central sector scheme और central sports scheme. central sponsor scheme होता है जो कुछ मान लो 40 आपका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 60 स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, या फिर 90 जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी के स्टेटस हैं उनमें होता है, स्टेट में होता है. और सेंट्रल सेक्टर होता है जो अकेला एक्सपेंडिचर सेंटर ही बियर करता है. तो ये दोनों स्कीम की जांच करता है कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. नीति आयोग के अंदर एक डिपार्टमेंट है मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन डिपार्टमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर को सेकंड प्लेस में. 92nd क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर एस्टैब्लिश एट द विलेज लेवल ऑफ द पंचायत राज सिस्टम. विलेज लेवल पे बनाई जाती हैं. सेकेंड है, दे हैव ज्यूरिस्डिक्शन ओवर दी बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस. क्रिमिनल और सिविल केसेस पे उनका ज्यूरिस्डिक्शन रहता है, न्याय का अधिकार रहता है. थर्ड है, अपील लाइज ओनली विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो फर्दर अपील इज एडमिसेबल. मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक अपील जा सकती है, आगे उसकी अपील नहीं जाएगी. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. ग्राम न्यायालय एक्ट एम्स एट एस्टैब्लिश ग्राम न्यायालय और विलेज कोर्ट्स टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू इन रूरल एरिया. ये रूरल एरिया में एक्सेसिबल है. ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में आया था. तो ये ग्राम न्यायालय आर एस्टैब्लिश एट द इंटरमीडिएट लेवल, एट द पंचायत राज इंटरमीडिएट माध्यमिक लेवल पे बनाए जाते हैं, बीच के लेवल में. दे हैव ज्यूरिस्डिक्शन ओवर द बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. ओनली वन अपील अगेंस्ट द ग्राम न्यायालय शैल बी हर्ड बाय दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. फर्दर अपील्स आर नॉट परमिटेड. आगे अपील परमिटेड नहीं होती, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 93rd क्वेश्चन. During the discussion of the budget in the parliament which
ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉन वोटेबल। मतलब पार्लियामेंट का जो बजट के बारे में बात की गई है उसके कौन कौन से आइटम्स जिन पे वोट नहीं डलती हैं। फर्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरपर्सन एंड द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। इसकी सैलरी और अलाउंस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की राज्यसभा के। या पेंशन ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। थर्ड है द डेब्ट चार्जेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज़ लायबल। मतलब जो कर्जा ले रखा गवर्नमेंट ने उसके जो चार्जेस रहते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं, वो उसके लिए लायबल रहता है। सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। तो करेक्ट आंसर बताना है कि मतदान योग्य नहीं है जहाँ पे वोट नहीं डलता है इनमें से। एक है ए है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन बी है। जैसे बजट में दो होता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, मान लो जो कर इकट्ठा करके सेंटर पुल में जाता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है, एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि एक्सपेंडिचर मेड। पहला तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है जो कंपलसरी होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉन वोटेबल, वोट नहीं डलती उस पर बट डिस्कस किया जाता है। तो और वाइल अदर हैज़ टू डिस्कस एंड वोट, अदर पे वोट भी डलते हैं, डिस्कस भी होता है जो एक्सपेंडिचर होता है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, फॉलोज है एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर ऑफिस। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो एम्यूलमेंट्स या खर्चा होता है वही काउंट होता है चार्ज एक्सपेंडिचर में। सैलरी अलाउंस चेयरपर्सन है, डिप्टी चेयरपर्सन है, लोकसभा का स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, सबकी चार्ज होती है एक्सपेंडिचर। सैलरी अलाउंस पेंशन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सैलरी है या उनके पेंशन है, दोनों होते हैं। बट मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया कि जजेस के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी पेंशन और सैलरी तो स्टेट जो फंड से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट का जो उससे दी जाती है, बाकी पेंशन उसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। और जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ कैग की भी सैलरी अलाउंस वहाँ से मिलता है, चार्ज होता है। सैलरी अलाउंस पेंशन चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी का भी चार्ज हो रहता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफिस कंट्रोल जो कैग है या यूपीएससी है सबके चार्ज रहते हैं। द डेब्ट चार्ज जो गवर्नमेंट ने कर्जा ले रखा है, सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड वो होता है जो मान लो कर्जा ले रखा है उसके ब्याज देने के लिए जो अलग से फंड रख दिया जाता है उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें चार्ज एक्सपेंडिचर में आती हैं। एनी सम रिक्वायर टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड कोर्ट इज, मतलब कोई भी केस में अगर किसी बंदे को क्लेम देना है तो वो भी एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। या कोई टाइम पे पार्लियामेंट कोई रूल बना देती है कि चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोट नहीं डलते हैं, डिस्कशन होता है। और अगर आपका एक्सपेंडिचर किया हुआ है तो उस पर डिस्कशन भी होता है, वोट भी डलते हैं। 94th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन सिंबल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्शन सिंबल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू स्टेट्स पार्टी कैन हैव द सेम इलेक्शन सिंबल। एक स्टेट में दो पार्टी क्या सेम इलेक्शन सिंबल रख सकती हैं। सेकेंड है आफ्टर ए स्प्लिट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू डिसाइड फैक्शन ऑफ द पॉलिटिकल गेट्स यूज द अलॉटेड सिंबल। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो गई, बट गई, तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी के पास पहले वाला सिंबल रहेगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ़ टू पार्टीज आर रिकग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन टू डिफरेंट स्टेट्स देन दे कैन हैव द सेम इलेक्शन सिंबल। फॉर एग्जांपल तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश में है उसका साइकिल सिंबल है बाईसाइकिल, और जम्मू कश्मीर जो नेशनल पैंथर पार्टी है उसका भी साइकिल सिंबल है। तो अलग अलग स्टेट में एक सिंबल हो सकता है बट सेम स्टेट में एक सिंबल नहीं हो सकता। एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे अंडर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 में अमेंड हुआ है, मतलब जो इलेक्शन सिंबल के लिए एक एक्ट बनाया गया है। तो देयर इज अ प्रोविजन दैट इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर डिसाइड विद फैक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर स्लीट्स। मतलब अगर पार्टी बढ़ जाती है तो ये यूपी की कहानी बता रहे हैं जिसमें यूपी में पार्टी बटी थी और सिंबल के लिए लड़ाई हो रही थी।
तो इसमें इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन सा सिंबल किसके पास रहेगा। जैसे होता था अखिलेश यादव फैक्शन, जैसे एग्जाम्पल ये कि जो समाजवादी पार्टी थी उनमें बाईसाइकिल सिंबल जो है अखिलेश यादव पार्टी को दिया था। इलेक्शन कमीशन कैन आल्सो फ्रीज द सिंबल एंड आस्क बोथ फैक्शन टू चूज फ्रेश वन के लिए भी कह सकता है फैक्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट बोरोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट बाय इश्यूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स। क्या दोनों गवर्नमेंट से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले सकते हैं मार्केट से टी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये होता है कि मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देती है, उसके एवज में पैसे मतलब कंफर्म कूपन बॉन्ड रहता है कि भाई इतना हम इस पर ब्याज दे देंगे, इतना % ब्याज दे देंगे इतने टाइम के बाद। और टी बॉन्ड्स क्या होता है, टी बॉन्ड्स भी ऐसे होते हैं बट शॉर्ट पीरियड के लिए टी बॉन्ड्स यूज़ किया जाता है, लॉन्ग पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज़ किया जाता है। और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ईच स्टेशन टू ऑब्टेन सेंटर कंसेंट ऑर्डर टू बोरो। क्या हर स्टेट को पैसा लेने के लिए सेंटर से बोरो करने की अनुमति लेनी है? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन डी है, दोनों गलत हैं, क्योंकि अक्टूबर 2020 में फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड दैट द गवर्नमेंट विल बोरो 4.3 लाख करोड़ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिजिकल ईयर टू मीट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट अमिड कोविड-19 अफेक्टिंग द कंट्री इकोनॉमी। तो कोविड-19 के जो इकोनॉमी लॉस हुआ उसको रिवाइव करने के लिए इतना पैसा लोन पे लेने जा रही है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड टू बोरो इन इंडिया ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू दैम नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। जो ट्रेजरी बिल्स हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। द गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन इशूड बाय द स्टेट एंड सेंटर, दोनों कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर स्टेट्स टू ऑब्टेन सेंटर कंसेंट। उस स्टेट को कंसेंट लेना पड़ेगा सेंटर का जो जिसने पहले से ही पैसा ले रखा है, इंडेप्टेड है मतलब कर्जे में जो सेंटर के, उससे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आगे पैसा लेना चाह रहा हूँ, इतना पैसा लेना चाह रहा हूँ। बाकी जिस स्टेट ने सेंटर से कर्जा नहीं लिया है वो अपने आप भी डिसीजन ले सकता है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए दोनों गलत हैं उसके। 96 क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कान नॉट मेक लॉज। मतलब 7वीं अनुसूची में जो शेड्यूल में दिया गया है कि भाई स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट है, तो लैंड आपका स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसमें बोला कि JNK की जो यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बना दिए गए हैं, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, तो लैंड के बारे में डिसीजन ले सकते। कैन नोट पूछा गया है, पब्लिक ऑर्डर के, पुलिस के, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ठीक है, बी है सेकंड एंड थर्ड ठीक है, सी है फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन दिल्ली में बाई इंसर्शन ऑफ द आर्टिकल 293 AA, मतलब AA का मतलब है अमेंडमेंट किया हुआ है। ये आर्टिकल 239 में लिखा गया है, जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। असेंबली कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन मैटर इन द एंट्री 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 18वीं एंट्री में बताया गया कि उस पे डिसीजन ले सकती, विच इज़ लैंड। 18वीं एंट्री स्टेट लिस्ट में, एक नंबर सिंगल लाइन का क्वेश्चन बन गया, 18वीं एंट्री स्टेट लिस्ट में कौन सी है, लैंड की है। JNK एंड द असेंबली कैन डू सो। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की है असेंबली यूनियन टेरिटरी है वो कर सकती है, दिल्ली नहीं कर सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है, इस पर सेंट्रल स्टेट का ही यहाँ पे असेंबली कैन नॉट, मतलब सेंटर ही यहाँ पे रूल बनाएगा, असेंबली यहाँ पे लेजिस्लेट नहीं कर सकता है दिल्ली में। सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है। एज पर द आर्टिकल 32 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द असेंबली कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट्स इन द स्टेट और कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। पब्लिक ऑर्डर जो है सेंटर पे बनाएगा और पुलिस भी सेंटर बनाएगा, बाकी पे डिसीजन JNK लेजिस्लेटिव असेंबली ले सकती है। 97th क्वेश्चन देखते हैं,
ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट ए कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट। क्या पार्लियामेंट के पास है 2 और स्टेट के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट बनाना। दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ओन हाई कोर्ट। दिल्ली एक अकेली यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अकेला हाई कोर्ट है। द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ओवर ए यूनियन टेरिटरी कैन बी एक्सटेंड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जुरिडिक्शन जो हाई कोर्ट का है वो यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी सुप्रीम हो सकता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका सॉल्यूशन ए है। अंडर आर्टिकल 231 द पार्लियामेंट मेक लॉ एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर द मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट्स यूनियन टेरिटरी। तो कॉमन हाई कोर्ट आर्टिकल 231 के अंडर बन सकता है। पोस्ट बाइफर्फिकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर द 2 यूनियन टेरिटरी देयर इज नो कॉमन हाई कोर्ट JNK एंड लद्दाख। तो कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। पहले अकेला दिल्ली में हाई कोर्ट होता था, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए दिल्ली अकेला नहीं है, जम्मू कश्मीर भी अब ऐसा आ गया है जिस यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंडर द आर्टिकल 231 इट इज़ द पार्लियामेंट विच कैन एक्सटेंड जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट ओवर ए यूनियन टेरिटरी। तो आर्टिकल 213 जो है जुरिडिक्शन कर सकता है हाई कोर्ट का यूनियन टेरिटरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कोऑपरेटिव इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोऑपरेटिव के बारे में बात की गई है। फर्स्ट इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड 1/3 ऑफ द सीट फॉर द वुमेन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब सहयोग जो सोसाइटी है उसमें क्या है, वुमेन की सीट 1/3 कन्फर्म है। सेकेंड है द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल वेस्ट इन द सच बॉडी। जो इलेक्शन का है कंडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी वेल एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर। स्टेट लेजिस्लेटर प्रोवाइड करता है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन करवाएगा क्या। थर्ड है द टर्म ऑफ द ऑफिस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोर्ड सेल बी 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। तो डेट ऑफ इलेक्शन से 3 साल का पीरियड होता है क्या। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड और सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन, तो सी सॉल्यूशन करेक्ट है इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज मे प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जितने डायरेक्टर प्रोवाइड करेगा, नंबर रूल बनाएगा, उतने ही डायरेक्टर रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल नॉट एक्सीड 21 से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। द स्टेट लेजिस्लेटर सेल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द 1 सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट, 1 ST के लिए, 2 सीट्स वुमेन के लिए रहती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। The superintendents direct control of the preparation of the electoral rolls and the conduct of the election to cooperative society shall vest in such a body as may be provided by the state legislature डिसाइड करेगा कि कौन सी बॉडी कंडक्ट कराएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन। द इलेक्शन ऑफ ए बोर्ड shall be conducted before expiry of the term of the board as that ensure that newly elected members assume office immediately on expiry of the, मतलब दूसरे का एक्सपायर पीरियड होगा तो वो दूसरे इमीडिएटली टेक ओवर कर लेंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड ऑफिस पीरियड शैल बी 5 years। तो इलेक्शन से 5 साल का टाइम रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीडर का जो मेंबर हैं। 99th क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर एग्जम्प्टेड फॉर द पेमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनको GST नहीं लगेगा सभी सर्विसेज पे। ऑल का हमें बहुत याद रखना है, जैसे ऑल इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स। तो जो भी इनकम जैसे गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल अथॉरिटी हैं उनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है क्या उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड है ऑल रेगुलेटरी बॉडीज कम अंडर द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द टैक्सेशन। तो कोई भी जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती हैं उनको टैक्स लगेगा क्या। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है थर्ड ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नॉट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एग्जम्प्टेड फॉर GST। कोई सारी सर्विस GST से एग्जम्प्टेड नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दिया हुआ है सर्विसेज नेमली सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन गवर्नमेंट।
तो कोई सर्विस जैसे डिपार्टमेंट की पोस्ट डाक खाने की सर्विस प्रोवाइड की गई है तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है तो उस पर टैक्स लगेगा। सर्विसेज इन द रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट और वेसल्स इनसाइड और आउटसाइड परसिंग्स ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की सर्विस अगर एयरपोर्ट के बाहर की जा रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर्स ETC आर नॉट एग्जम्प्टेड। तो गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट पे टैक्स लगेगा, GST से माफ़ नहीं है। तो भी आपने रेलवे की टिकट में देखना या आपकी एयर टिकट में देखना GST लगा मिलेगा एयर टिकट में, रेलवे के में नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस लोकल अथॉरिटी अंडर द सेक्शन 10 और 20 ऑफ ए क्लोज 20 ऑफ ए and exempts income of the local authority under the various head within the own jurisdiction area of the from the supply of water electricity within the outside its own jurisdiction area। तो इलेक्ट्रिसिटी या जो सप्लाई का पानी है उस पर टैक्स नहीं लगेगा इसके एरिया से बाहर। हाउएवर नॉट ऑल इनकम ऑफ द लोकल अथॉरिटी आर कवर्ड अंडर दिस एग्जाम्पशन। द एग्जाम्पशन डज नॉट अप्लाई टू द इनकम ऑफ द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की इनकम पे कोई एग्जम्प्टेड नहीं है, कोई छूट नहीं है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए स्टेट ट्रेड और बिजनेस। तो ये ट्रेड और बिजनेस से आता है। इनकम अराइजेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज से आता है टैक्स। द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी और सर्विसेज आउटसाइड जुरिडिक्शन एरिया ऑफ द लोकल अथॉरिटी के बाहर है तो टैक्स आएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है, रेगुलेटरी बॉडीज ए पब्लिक अथॉरिटी which exercise functions assigned to them a regulatory or supervisory capacity. Various regulatory bodies form the government are not covered under the definition of the government। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में सब कवर नहीं की गई हैं। जो रेगुलेटरी बॉडी हैं वो इसके अंदर गवर्नमेंट की डेफिनेशन के अंदर कनेक्ट नहीं की गई हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज आर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज सेबी। तो ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100th question, with reference to the jurisdiction of the High Court, consider the following statements। फर्स्ट स्टेटमेंट है, all high courts have the same original jurisdiction। सेकंड है, writ jurisdiction of the high courts is wider than the Supreme Court। थर्ड है, central laws are the outside of the jurisdiction। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है थर्ड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एवरी हाई कोर्ट और जुरिडिक्शन इन रेवेन्यू मैटर्स आर्टिकल 2 to 5 एज वेल एज दोज रिलेटिंग टू द एडमायरेटली या मैट्रिमोनी, प्रोबेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक्शन पिटिशन। तो रेवेन्यू मैटर्स पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का रहता है। However, high courts of the Delhi, Bombay, Calcutta, Madras has original jurisdiction in civil cases, central monetary value। Second statement correct है। Article 32 is a fundamental right which empowers the Supreme Court to issue the direction orders writs। Article 236 is the constitutional right which empowers the High Court direction order and writ jurisdiction enforcement of the fundamental rights, other legal rights। Hence, this writ jurisdiction of the High Court is wider than the Supreme Court। तो पावर ज़्यादा हाई कोर्ट की है रिट जुरिडिक्शन में। आर्टिकल 226 के अंडर इंडिया हैज़ ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, द सेम कोर्ट्स इन्फोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, दस द हाई कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर द सेंट्रल लॉ। ये आपका आंसर हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, बाय।